मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। यह जिद है सच दिखाने की। आज हम यूपी की दो महत्वपूर्ण संसदीय सीट रायबरेली और झांसी की चुनावी यात्रा पर हैं। इस पूरी चुनावी यायावरी में स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर बात रायबरेली की करें तो आपको लगता है तमाम विपक्षी दलों ने सोनिया गांधी के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है कि किस तरह से सब बड़ी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं और मिलजुल के चुनाव लड़ती हैं, और कोई किसी पे हमला करना, भाषण में जो भी कोई भाषण देता हो, लेकिन हमला करना, सचमुच घेरना, लड़ना, ये किसी की हिम्मत नहीं है एक दूसरे के खिलाफ करने की। और बसपा ने भी बहुत कमजोर कैंडिडेट दिया वहां। बीएसपी जिस किस्म से इलाके में उसका जोर है, उस तरह से कैंडिडेट देके परेशान करने वाली नहीं है, तो एक तरह से वाकोवर उनको है। अरविंद जी, बुंदेलों की धरती झांसी में इस बार उमा भारती अपनी किस्मत आजमा रही हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज उनको घुसने नहीं दे रहे हैं, भाजपा उनको यूपी में जमने नहीं दे रही, तो उनकी मजबूरी है क्या झांसी इलाके में कम से कम उनका अपना आधार है, अपने लोग हैं, वो सब चीज उनके लिए है और शायद उस बेस पे वो कहीं खड़ा हो सकती हैं। अरविंद जी, उमा जी बार बार अपनी चुनावी सभाओं में कह रही हैं कि 3 साल में वो अलग बुंदेलखंड बनवा देंगी। नहीं, ये मांग और ये पॉलिटिक्स अपनी जगह चलती रही है, इस पॉलिटिक्स में कोई हर्जा नहीं। लेकिन कम से कम झांसी में उनको लेकर लोगों में एक उत्साह दिख रहा है कि एक ऐसा नेता आया है बहुत दिनों बाद जो उनकी तस्वीर या उनकी तकदीर बदल सकता है। वो भी नहीं है, जिस तरह से वो लड़ती हैं, जितना उनमें पोटेंशियल है, जिस तरह से लोगों में घुलती मिलती हैं, जिस तरह से कहीं घुस जाती हैं औरतों में, वो उनमें बहुत ज्यादा क्षमता है। अरविंद जी, क्या वजह रही प्रदीप जैन को जिताया पिछली बार यहाँ की जनता ने, केंद्र में मंत्री बने, राज्य मंत्री रहे, और फिर इस बार वो मुकाबले में भी नहीं दिख रहे? मुकाबले में से बाहर में नहीं अभी उनको कहूंगा, क्योंकि उनका भी जो सोशल कॉन्टैक्ट है वो बहुत अच्छा है और उस तरह से नौजवानों को अपने साथ लेके, लेकिन ये फेल्योर है कि मंत्री होने के बाद भी इस इलाके के लिए खास कुछ नहीं कर पाए। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आज भी प्रोग्राम का समापन होगा जोगी के जुमले से, झाड़ू से सियासत में पकोड़ा न बनाते। और हर रोज की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज होगा सियासी नेपथ्य की आहटों को जुबा देने की कोशिशों से। तो लीजिए, प्रस्तुत है चुनावी चटपट, यानी पर्दे के पीछे की सियासी हलचल। लखनऊ पार्लियामानी सीट से राजनाथ सिंह ने अपनी जीत लगभग पक्की कर ली है। लखनऊ बीजेपी के शीर्ष पुरुष कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की धरती रही है। चुनांचे राजनाथ इस बार जब अपना नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे, तब उस लिबास को उन्होंने जाहिर किया जो उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की जानिब से हदिये में मिला था। हालांकि 2009 का इंतखाब भी लालजी टंडन ने लखनऊ से अटल के नाम पर ही जीता था, पर तब उनकी जीत का फर्क बहुत कम रहा था। लखनऊ की आवाम का चूंकि अटल से एक जज्बाती रिश्ता रहा है, इस वजह से अपने इंतखाबी तकरीरों में भी राजनाथ सिंह अटल से अपने निजी ताल्लुकात का बखान करते नहीं भूलते। लखनऊ में इन दिनों मोदी लहर का भी खासा असर देखा जा सकता है। चुनांचे यहाँ ब्राह्मणों और मुस्लिमों के वोट फैसला कुन है। राजनाथ की हिमायत में तकरीबन 80% ब्राह्मणों के वोट एकजुट दिख रहे हैं। इस सच्चाई के बावजूद कि समाजवादी पार्टी ने वहां के एक ब्राह्मण उम्मीदवार अभिषेक मिश्र को मैदान में उतारा है। रही बात मुस्लिम वोटों में बंटवारे की, तो राजनाथ ने पीस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी MJ खान को बीजेपी में शामिल करवा दिया है। अब भी वहां आप और TMC के मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में डटे हैं। तृणमूल उम्मीदवार मोहम्मद सरवर मलिक एक लोकल बिजनेसमैन है, वहाँ मुस्लिम वोटों में एक साफ बंटवारा दिख रहा है। मकामी उलमा और मौलवियों में भी इसको लेकर तनाजा है।
शिया मौलाना कल्बे जवाद आप उम्मीदवार की हिमायत में खड़े हैं, तो सुन्नी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली अपने हामियों के साथ सपा को वोट डलवाने की अपील कर रहे हैं। वहीं समझा जाता है कि आने वाले 1-2 रोज में नदवतुल उलमा के मौलाना राबे नदवी भी राजनाथ की हिमायत में ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली के निजाम बदलने की आहटों को भांपते हुए अब अरुण शौरी फिर से पुणे से दिल्ली शिफ्ट कर गए हैं। वाज़ेह रहे कि 4-5 साल पहले शौरी दिल्ली छोड़कर पुणे की लवासा सिटी में शिफ्ट हो गए थे। नरेंद्र मोदी के साथ उनका वो लंच भी बहुत मशहूर हुआ था, जब नरेंद्र मोदी शौरी से कुछ खास बातचीत के लिए लवासा सिटी में कायम उनके घर पहुंचे थे। अरुण शौरी कुछ बातों को लेकर बीजेपी से नाराज थे। उनकी नाराजगी कम करने के लिए अपने सदारती दौर में नितिन गडकरी ने काफी कोशिशें की थी और उन्होंने बहुत हद तक बीजेपी के लिए शौरी के गुस्से को ठंडा करने में कामयाबी भी पाई थी। इस वजह से इतना तो तय हो गया कि अगर इस इंतखाब में मरकज में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो इसमें अरुण शौरी को एक अहम रोल मिल सकता है। उन्हें मुल्क के अगले वजीर खजाना के तौर पर देखा जा सकता है। वो आहटें मुझ तक नहीं आएंगी, वो उजाले के दिए मुझ तक नहीं आएंगे। आते हैं मुझ तक वो काफिले जो रेतीले सरहदों से चला करते हैं। आइए अब सीधे ले चलते हैं आपको कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली, जहां कांग्रेसी राजमाता सोनिया गांधी अपने अपराजय सफर को फिर से जारी रखने का मादा रख रही हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में रायबरेली संसदीय क्षेत्र का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली वही सीट है जहां से देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनाव लड़ा करती थी और अब इस सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी करती हैं। शहरी और ग्रामीण मिलीजुली आबादी वाली रायबरेली संसदीय सीट एक वीआईपी सीट में शुमार होती है। बावजूद आज भी ये विकास की बाट जो रही है। किसानों के लिए नहर तो है पर उसमें पानी नहीं, सड़कें हैं या गड्ढे यह बताना मुश्किल है। उन निशानों पर कभी तेज हवाएं धुएं बनाती हैं, कभी उन्हें अपने संग उड़ा कर ले जाती हैं। बिखरते लम्हों की निशानदेहियां ढूंढने का काम जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। कि सोनिया लड़ रही हैं, सोनिया जीतेंगी, सोनिया के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं है और विपक्ष ने उनको एक किस्म से वाकओवर दिया है। सघन अंधेरे में उजास की नन्ही किरण ढूंढ रही है अपने रचयिता को। कौन है रायबरेली का ये रचयिता? आइए अपने उसी सफर को जारी रखते हैं। केंद्र सरकार नेशनल हाईवे की दलील देती है, पर नेशनल हाईवे की सड़क भी अपनी दुर्दशा का रोना रो रही है। बिजली गुल रहती है, रायबरेली शहरी क्षेत्र है तो बिजली रहती भी है, पर ग्रामीण क्षेत्रवासियों को बिजली की आंख मिचौली झेलनी पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार के जमाने में संसद में एक रेजुलेशन आया था कि एनटीपीसी जिन जिलों में है वहां वो बिजली दे और वसूली भी करे। यदि इस पर अमल किया जाता तो शायद आज रायबरेली की बिजली की समस्या दूर हो सकती थी। सोनिया गांधी ने रेल कोच फैक्ट्री तो लगवा दी है, पर क्षेत्रवासी उससे उस कदर लाभान्वित नहीं हो पा रहे, क्योंकि रेलवे अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत ही रोजगार देती है। बेरोजगारी का दंश हर तरफ है, युवा त्राहिमाम कर रहे हैं। यहां एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया था और इसमें 80,000 बेरोजगारों ने फॉर्म भरे, पर अंतिम समय लखनऊ में इंटरव्यू होने के निर्णय से इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्षेत्रवासियों की नाराजगी सोनिया गांधी से कम उनके रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा है। संसद में सोनिया गांधी का प्रदर्शन औसत से भी कम रहा। सोनिया गांधी की संसद में उपस्थिति मात्र 47% रही। 2 बहस में हिस्सा लिया पर कोई सवाल नहीं पूछा। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बतौर सांसद सोनिया गांधी का प्रदर्शन 6.33% यानी औसत से कम रहा। कांग्रेस से पुनः सोनिया गांधी मैदान में है। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने सोनिया भक्ति दिखाते हुए यहां से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। बसपा से सर्वेश सिंह मैदान में है। आप से जस्टिस फखरुद्दीन मैदान में थे, पर उन्होंने अपना नामांकन
पहले ही तकनीकी कारणों से वापस ले लिया। यहां करीब 15 लाख मतदाता हैं और मुस्लिम, ब्राह्मण, कुर्मी, यादव बाहुल क्षेत्र है। यहां सोनिया गांधी के समक्ष कोई चुनौती पेश करता नहीं दिख रहा, सो इस बार वो यहां अपराजय रह सकती हैं। अरविंद जी, सोनिया गांधी यूं आसानी से चुनाव जीत जाती हैं, तो पहले उनको क्या वॉकओवर मिल जाता है? देखिए, ये वही मैं कह रहा था कि ऊपर ऊपर किस किस्म के रिश्ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और बाकी जो विरोध है वो एक नाटक जैसा है। ये उसका प्रमाण, सबसे अच्छा प्रमाण है। ये विधानसभा चुनाव बता रहे हैं जिसमें पूरे इलाके से कांग्रेस का सफाया हो गया था। एक भी सीट नहीं जीत पाई कांग्रेस। सारी लड़ाई सपा बसपा की रह गई थी। एक पीस पार्टी के अखिलेश जीते, अदरवाइज सारी लड़ाई उस लेवल पे रह गई थी। लेकिन जैसे पार्लियामेंट की बात आती है और सोनिया गांधी की बात आती है, इलाके के लोग भी, मैं कहूंगा, उनको भी इसी बात पे। तो अरविंद जी, ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है क्या? काफी हद तक पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, और इसमें मैं कहूंगा कि सोनिया जी को जितना मिलता है उससे ज्यादा दूसरे लोग पाते हैं। सोनिया जी जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि होती हैं, पर यहाँ के लोग अपने सांसद से मिल नहीं पाते, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिल लेते हैं, सो नाराजगी भी उनको लेकर ही होती है। सोनिया जी से नाराजगी भी नहीं है। देखिए, जो सज्जन है वो 24 घंटे के लिए मुस्तैद हैं, तो वो व्यवस्था सोनिया जी अगर बड़ी नेता हैं और देश दुनिया की और पार्टी की समस्याएं उनको सुलझानी है, कंस्टिट्यूंसी का काम देखने की फुर्सत नहीं है, वो इंतजाम उन्होंने कर रखा है। अरविंद जी, प्रियंका गांधी यहाँ संगठन को मजबूत करने पे लगातार ध्यान दे रही हैं, तो इससे क्या माना जाए कि आने वाले चुनाव में प्रियंका यहाँ से उम्मीदवार होंगी? अब होंगी ना होंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कंस्टिट्यूंसी लंबे समय से इसी परिवार के पास है, और इसमें पूरी लिस्ट, माने इंदिरा गांधी से लेके बाकी सारी लिस्ट इनके ही पास है। ये नहीं थे तो बीच में फिर सतीश शर्मा के पास गई, लेकिन ये कंस्टिट्यूंसी कहीं बाहर नहीं गई है, और कंस्टिट्यूंसी को फायदा भी हुआ, मैं कहूंगा, इतने लंबे समय से वीआईपी कंस्टिट्यूंसी रहा। अरविंद जी, जो भाजपा ने अजय अग्रवाल को उतारा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने बोफोर्स केस में अपेयर हुए थे, ये लड़े थे, और पीआईएल, कई पीआईएल भी इन्होंने उसमें अपेयर हुए। नहीं, वकील हैं, इस उम्र तक कुछ न कुछ तो किया ही होगा, लेकिन कुछ ऐसा कर लिया हो जिससे सोनिया गांधी उनकी चुनाव का वजह क्या हो सकता है भाजपा के लिए? नहीं, कोई वजह नहीं। वजह सिर्फ ये है कि भाजपा तैयार नहीं थी लड़ने को, और कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं दे पाई। एक सिंबॉलिक कैंडिडेट भी वहां से ले आ सकती। लेकिन अरविंद जी, बसपा ने भी तो वही किया। वही, ये खेल एक लेवल का मैनेजमेंट नहीं है, ये लेवल कई है, और इसमें सब मैनेज हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो बसपा का नेता यहाँ प्रभावी होगा, उसकी कंस्टिट्यूंसी में कांग्रेसी कैंडिडेट भी नहीं होगा या कमजोर होगा। तो अरविंद जी, आपको लगता है रायबरेली में नतीजे आने से पहले ही जीत गई हैं सोनिया? क्लियर है, उसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। बल्कि एक जमाने में ये होता था, नेहरू के जमाने में शुरू में, कि इतने बड़े नेताओं के खिलाफ कैंडिडेट ही नहीं दिया जाता था, तो सारी रामराज परिषद एक जाके लड़ती थी उनसे। लोहिया के जाने के पहले रामराज परिषद का, बाकी पार्टियां नहीं कैंडिडेट देती थी। तो रायबरेली की आखिरी तस्वीर? पहली तस्वीर एक ही है कि सोनिया लड़ रही हैं, सोनिया जीतेंगी, सोनिया के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं है, और विपक्ष ने उनको एक किस्म से वॉकओवर दिया है। रायबरेली एक ऐसी संसदीय क्षेत्र है जिसकी पहली और आखिरी तस्वीर एक सी है। जिंदगी को तब्दील करो संघर्ष में, देखना तुम्हारी ख्वाहिशें कितनी पारदर्शी हो जाएंगी। आइए अब आपको लेकर चलते हैं बुंदेल लड़ाकों की धरती झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी, जहां से इस दफे भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती चुनावी मैदान में डटी हैं। बुंदेलखंड का हृदय स्थल माने जाने वाली झांसी संसदीय सीट शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं, ना तो सड़कें हैं, बिजली व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फिसड्डी, किसान आत्महत्या के कगार पर हैं, गरीबी चहुं ओर है, शिक्षण संस्थान मानक के अनुरूप नहीं है। झांसी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा आती हैं, जिनमें 3 पर बसपा, 1 पर सपा और 1 पर भाजपा काबिज है। झांसी में 19 लाख से अधिक मतदाता हैं, 2.25 लाख से अधिक कुशवाहा, 2,20,000 अहिरबाल, 2.25 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख लोध, 1,60,000 यादव और 1 लाख मुस्लिम किसी भी प्रत्याशी की जीत हार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वोट करेगा इंडिया में यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम झांसी की अपनी चुनावी यात्रा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं
पल दो पल में। गर आप इनकी राह में रोड़ा न बनाते, झाड़ू से सियासत में पकोड़ा न बनाते। मुट्ठी भर आसमां पा लेने के लिए, अपने हिस्से की धूप स्याह आंचल में भर लेने के लिए, जिंदगी का एक हसीन टुकड़ा बिल लेने के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नया आसमां मुहैया कराने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। आइए झांसी की अपनी चुनावी यायावरी को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा में झांसी का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन करते हैं। प्रदीप जैन 2 बार झांसी से विधायक भी रह चुके हैं। एडीआर ने प्रदीप जैन द्वारा क्षेत्रवासियों के विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें 10 में से 4.98% अंक दिए हैं, जो औसत से कम है। पुनः कांग्रेस की ओर से वे चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने फायर ब्रांड नेता उमा भारती को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। सपा ने अपने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चंद्रपाल यादव, बसपा ने सतीश मिश्र की समधन और वैद्यनाथ ग्रुप की मालकिन अनुराधा शर्मा को और आप से अर्चना गुप्ता चुनावी मैदान में हैं। यहां भाजपा, बसपा और सपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। कांग्रेस फिलवक्त लड़ाई से बाहर लगती है। क्या अरविंद जी, वाकई कांग्रेस लड़ाई से बाहर है? मैं कहूंगा कि लड़ाई अभी 4 कोनों की है। अभी फाइनल सेट क्या होगा ये देखने, लेकिन बहुत ही मजबूत कैंडिडेट यहां से। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट भी मजबूत है, हालांकि वो चुनाव विधानसभा के भी आ रहे हुए हैं, लेकिन इलाके में काफी काम है। और मुलायम सिंह ने एक तरह से उनको ऑथराइज कर दिया है कि झांसी में कोई काम अगर ऑथराइज कर दिया है गुंडागर्दी के लिए। उन्होंने मीडिया वालों को नहीं, सरकार के लिए भी सरकारी कोई काम है तो वो मुलायम सिंह के प्रतिनिधि के तौर पे इलाके में काम करते हैं, तो इसलिए वो मजबूत। उन्होंने झांसी की 7 विधानसभा में किसी को लाल बत्ती भी नहीं लेने दी। दबंग हैं, मजबूत हैं। फिर उसके बाद बैजनाथ घराने की ताकत आप जोड़िए, ब्राह्मणों का वोट 10% 9% जोड़िए, 27-28% दलित वोट है, तो आप बीएसपी कैंडिडेट को, और बीएसपी 3 सीटों से जीते हुई है ऑलरेडी, तो इस इलाके में बीएसपी की ताकत को आप कम नहीं मानिए। अरविंद जी, प्रदीप जैन से इतने लोग क्यों नाराज हैं? तो प्रदीप जैन काफी समय से सेंट्रल की पॉलिटिक्स, स्टेट की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। रिजल्ट बहुत कुछ उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दावेदार उमा भारती हैं। उमा भारती का कद, उनकी छवि, उनकी अपनी ऊर्जा, मैं कहूंगा जितनी जबरदस्त ऊर्जा है उनमें चुनाव लड़ने की, और इस बार बीजेपी के पक्ष की थोड़ी हवा, ये सब चीजें उमा भारती को काफी, बल्कि सबसे अभी मजबूत स्थिति में ला देती। उमा भारती को लेकर क्षेत्रवासियों का विश्वास है कि वो प्रभावी लीडर हैं। एनडीए की केंद्र में सरकार बनी तो झांसी क्या, टीकमगढ़ और ललितपुर में भी विकास होगा। उमा भारती के चुनावी मैदान में आने से ललितपुर, टीकमगढ़, जालौन तक में भाजपा का असर बढ़ा है। मोदी के नाम पर भाजपा के साथ है सभी। नहीं, वो तो वही मोदी का नाम है, और उसके बाद उमा भारती का अपना कद भी काफी है। कम से कम बुंदेलखंड में तो उनका कद है ही। लोध वोटर है काफी यहाँ, उस हिसाब से भी लोधी नहीं है, यहाँ काची वोटर काफी बढ़िया है। तो उमा भारती को मैं मानता हूँ कि उनको हल्का कैंडिडेट कभी नहीं मान, वो किसी जगह से भी लड़ सकती हैं और किसी जगह भी मजबूती से लड़ सकती हैं। चंद्रपाल यादव का जिक्र कर रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। जब वो बबीना से चुनाव हार गए तो सारे मीडिया कर्मियों पर बहुत जबरदस्त हमला हुआ था। देखिए, चुनाव हारना जीतना या उनकी दबंगई अपने जगह है। असली चीज ये है कि आज के तारीख में पूरे बुंदेलखंड में शासन अगर चल रहा है समाजवादी पार्टी का, तो उसके असली की आदमी वही है। तो उमा भारती को लोग ऐसी नेत्री के रूप में देख रहे हैं जो बसपा और सपा की गुंडागर्दी रोकने में सक्षम है। उमा भारती की पॉलिटिकल लड़ाई काफी बड़ी है, छोटी नहीं है, और अगर वो जीतती हैं तो सिर्फ बुंदेलखंड का विकास नहीं करेंगे, बीजेपी की पॉलिटिक्स के अंदर के इक्वेशन बदलेंगे। अगर सरकार बीजेपी बनाती है तो उमा भारती उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होंगी, और संगठन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होंगी। तो अभी लंबे वनवास के बाद आके विधायक बनी है, विधायक बनने के बाद अगर वो सांसद बनती हैं तो उनकी पॉलिटिक्स का एक रंग नहीं रहेगा। जहां अरविंद जी, उमा जी के इस वादे का क्या होगा कि वो 3 साल में अलग बुंदेलखंड राज गठित करवा देंगे? अब ये तो वो जाने, और या उनकी पार्टी जाने अगर शासन में आती है तो, लेकिन उमा भारती में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और अभी भी हैं, बल्कि अपने पोटेंशियल से नीचे वो काम कर रही हैं अपने स्वभाव के चलते। अगर
क्रोध को थोड़ा वो अपना रोकती तो अब तक मुझे लगता है कि बीजेपी के जो सबसे ऊपर के नेता हैं उनमें वो भी एक होती। झांसी की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर, मेरे हिसाब से बीजेपी और बीएसपी की लड़ाई मुख्य होगी। अब हम आज के प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है जोगी के जुमले का कि गर आप इनकी राह में रोड़ा न बनाते, गर आप इनकी राह में रोड़ा न बनाते, झाड़ू से सियासत में पकौड़ा न बनाते, इस्तीफा दे के गलती जो करते न केजरी, इस्तीफा दे के गलती जो करते न केजरी, बीजेपी कांग्रेस भगोड़ा न बनाते, बीजेपी कांग्रेस भगोड़ा न बनाते। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, अपनी राय से आप हमें वाकिफ करा सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार की शाम 6 बजे इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं 3D भ्रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। आज हम बिहार के उस मधेपुरा में हैं जहां के बारे में कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। इसके अलावा हम आपको लेकर चलेंगे पश्चिम चंपारण की बेतिया संसदीय सीट की चुनावी यात्रा पर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया।